नमस्कार, स्वागत आपका एनबीएससी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय जी। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, आप टीचर हैं तो थोड़ा सा मैं स्टूडेंट्स की बातें तो आपसे बाद में पूछूंगी। सर, हाल फिलहाल में ही हमारे देश में CAA लागू हुआ है, नागरिकता संशोधन कानून। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हम सबकी जो पहली प्रतिक्रिया है वो यही है कि जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी ये एक्ट पास किया है और जो लागू किया है, ये स्वागत योग्य कदम है और उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर सताए हुए थे और ऐसे लोगों को नागरिकता दी गई है। तो ये हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा विषय है कि ये सरकार का बहुत ही सकारात्मक कदम है। लेकिन सर, कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि CAA लागू करना ठीक नहीं है या उन्हें ऐसा लगता है कि इससे भारत के लोगों की नागरिकता कहीं चली ना जाए, तो इस पर क्या कहना है? नहीं, मैं ये मानता हूँ ये भ्रम की स्थिति है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर लोग इस एक्ट को, इस बिल को पढ़ेंगे, इस एक्ट को पढ़ेंगे तो इसमें कहीं पे ये लिखा नहीं है कि आपकी जो भारतीय नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसकी नागरिकता चली जाएगी। ये जो एक्ट है ये 1955 का जो हमारा मूल नागरिकता जो विधेयक, जो हमारा संविधान है, जो संविधान हमें शक्ति देता है, उसमें 1955 में एक ही पैरा को इन्होंने संशोधित किया है। बाकी कहीं इन्होंने किसी भी पैरा को नहीं छेड़ा है। वो सिर्फ उसमें इन्होंने यही कहा है कि जो धार्मिक आधार पर जिन लोगों का शोषण हुआ है, जैसे आप पाकिस्तान ले लीजिए, जैसे आप अफगानिस्तान ले लीजिए, जैसे आप बांग्लादेश ले लीजिए, इन 3 देशों को इस कानून के अंतर्गत लाया गया है। तो इन 3 देशों में जो माइनॉरिटीज हैं, मैं तो ये भी कहूँगा कि मैं किसी को ये भी नहीं कह रहा कि गैर मुस्लिम है या कुछ है, जो सताए हुए लोग हैं, मेजोरिटी तो ये मान के चलिए कि हम साइंस के स्टूडेंट तो हम ये मान के चलते हैं कि जहाँ मेजोरिटी रहती है वो हमेशा खुश रहते हैं। बात आती है माइनॉरिटीज की, तो इस एक्ट में कहीं पर किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। ये तो ये कह रहा है कि हम नागरिकता देंगे और किसको देंगे, ये प्रावधान भी उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है कि ये 3 देश हैं, यहाँ से अगर कोई आया है तो उसको हम ये नागरिकता देंगे। इसके अलावा भारत में जो ऑलरेडी रह रहा है और जो भारत का नागरिक है, उसकी कहीं पे भी नागरिकता नहीं जा रही है। तो ये तो भ्रम है लोगों द्वारा। अब इसको आप कैसे भी ले लें चाहें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुबह मैं भी पढ़ रही थी कि अमित शाह जी ने भी एक बयान जारी करते हुए उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग सताए हुए हैं, दूसरे देशों की जो बात कर रहे हैं सर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो शरणार्थी है भारत में अब रह रहे हैं और काफी सालों से वो उन देशों में सताए हुए थे, अब उन्हें इजीली भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सर, ये बात तो ठीक हो गई। अब बात करते हैं यूथ की। आप यूनिवर्सिटी से के प्रोफेसर है, काफी समय से आप यूनिवर्सिटी में। सर, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं यहाँ पे? क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और थोड़ी सी यूथ की बात करूँ तो यूथ यहाँ पे जो उनकी तादाद है बहुत ज्यादा है। क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं एज एन टीचर? देखिए, अगर मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करूं तो ये विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और प्रदेश के चारों कोनों से यहाँ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। चैलेंजेस की बात करें तो आज की जो सबसे बड़ी जो मुद्दा है जो युवाओं का है, वो है रोजगार का। तो आज आपका विश्वविद्यालय उस स्तर की शिक्षा पद्धति दे जिससे कि युवा कल को जब डिग्री लेके निकले तो उसको वो अपने भविष्य के बारे में सोचना ना पड़े। इसको लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में हाल ही में NEP को लागू किया गया है और NEP में अन्य प्रकार के कोर्सेज भी हैं जिसमें कि जो सामान्य विद्यार्थी, जिसको फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई हिस्ट्री का विद्यार्थी है और वो अपने अदर देन हिस्ट्री अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहता है, तो वो NEP उसको ये प्रावधान देती है। NEP उसको अलाउ करती है कि वो उस तरह के कोर्सेज को, वैल्यू एडेड कोर्सेज को पढ़ सके। तो अभी फिलहाल विश्वविद्यालय में ये जो कन्वर्जन का, बिकॉज पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो हमारी पुरानी थी, अब हम लोग
एक कन्वर्जन फेज में चल रहे हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं। हायर एजुकेशन अभी NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करने में लगे हैं, ऑलमोस्ट हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, बट अभी वही है कि नई पॉलिसी है, नई एजुकेशन सिस्टम है, तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यूथ को इस एजुकेशन पॉलिसी के पॉजिटिव्स एडवांटेजेस बताने का है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा जो हम मानते हैं कि जो विश्वविद्यालय का स्टूडेंट है वो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में विश्वास रखे। सबसे बड़ी चीज़ है उसका खुद का कॉन्फिडेंस, और अगर उसका खुद का कॉन्फिडेंस आई है तो उसको एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा ही मिलेगा, और ये विश्वविद्यालय इसके लिए सदैव तत्पर है। लेकिन सर चैलेंजेस की जैसे आपने बात की कि स्टडी के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं, मैंने यूनिवर्सिटी को ऑब्जर्व किया है, कहीं ना कहीं यहाँ का जो यूथ है वो राजनीति की तरफ भागता है कि नहीं मुझे तो अध्यक्ष बनना है, मुझे तो राजनीति में कदम रखना है। तो थोड़ा सा कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि स्टूडेंट जो है वो राजनीति से ललाहित होकर स्टडी को थोड़ा सा दूर कर रहा है अपने आप से? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो साइंस के स्टूडेंट को आज मैं अध्यक्ष की सीट पर नहीं बैठा होता। अगर पॉलिटिक्स मानकर अगर कोई भले ही टीचर हो या फिर कोई स्टूडेंट हो, ये एक पाठशाला है एक तरह से। यहाँ पे हर विधा सिखाई जाती है, यहाँ पॉलिटिकल विधा भी सिखाई जाती है तो वहाँ संगीत की विधाएं भी सिखाई जाती हैं। यहाँ विद्यार्थी को प्रत्येक स्तंभ में परिपक्व बनाया जाता है। अपने विश्वविद्यालय के हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी के जो भी हमारे नए अगर मैं मानूं कि जितने कोर्सेज हम लोग ऐड कर रहे हैं, पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि जैसा कि मैंने कहा, राजस्थान विश्वविद्यालय केंद्र पूरे राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, और इस विश्वविद्यालय का जो जगह है वो है राजस्थान की राजधानी। तो ये हम मानते हैं कहीं ना कहीं यूथ थोड़ा बहुत अपने आप को मानता है कि क्यों ना मैं पॉलिटिकल एक फ्रंट यहाँ से तैयार करूं, और ऐसे गए भी हैं। हमारे जो विद्यार्थी हैं वो आज की तारीख में विधानसभा में बैठे हैं। आप चाहे वो रविंद्र इनको ले लें, जो जोधपुर के विधायक अभी जो वो वहाँ से शिव से बने हैं, रविंद्र भाटी ले लें, यहाँ के हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा को ले लें, वो भी हमारे यहीं के स्टूडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए स्टूडेंट आ रहा है। हमारे यहाँ अगर आप हमारे ही विभाग को ले लें तो पॉलिटिक्स स्टूडेंट कम जाता है। हमारे यहाँ DRDO, बार्क और नेट, इन सब चीज़ों में बच्चे मोर देन 80% 90% स्कोर करते हैं। बहुत खुशी की बात है सर कि फिजिक्स का स्टूडेंट वो भी पढ़ाई करके DRDO जा रहा है, राजस्थान का, प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं कि पॉलिटिक्स की तरफ ही भागता है, कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत गुस्से में भी है, उसको कैसे देखते हैं, उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करते हैं? यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा, मैं कहूँगी, कैंपस है, यहाँ पर दंगे फसाद हो जाते हैं, मारापीट भी हो जाती है स्टूडेंट्स के बीच। ऐसे चैलेंजेस होते हैं, तब कैसे उस सिचुएशन को डील करते हैं? देखिए, वो सिचुएशन परिस्थिति ऐसी होती है कि हम लोग सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि चुनाव जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक प्रक्रिया है और इसको किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाना चाहिए। संविधान हमें ये अधिकार देता है कि एक विद्यार्थी अगर कॉलेज में है या विश्वविद्यालय में है तो उसको हर वर्ष उसके खुद को अध्यक्ष से लेकर उसके कारण जो यूनियन के पदाधिकारी, इनका चुनाव होना बहुत जरूरी है। तभी हमारा लोकतंत्र जीवित है और तभी हम लोकतंत्र की बात कर सकते हैं। दूसरा, जब चुनाव नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में जो विद्यार्थी अपना भविष्य पॉलिटिक्स में बनाना चाह रहे थे उनके लिए बड़ा एक तरह से उनके सपनों पर पानी फिरता है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि ये जो अधिकार है ये मैं एक चीज और आपके माध्यम से क्लियर कर दूं, विश्वविद्यालय कहीं पर भी चुनाव करवाना या नहीं करवाना ऐसा कहीं नहीं है। विश्वविद्यालय के पास सरकार की ओर से गाइडलाइन आती है कि आप चुनाव करवाइए, तभी हम चुनाव करवाते हैं। सरकार का निर्णय होता है कि चुनाव करवाना है। अब सरकार अगर निर्णय लेती है तो हमें चुनाव करवाने पड़ते हैं, अदरवाइज विश्वविद्यालय का इसमें कोई रोल नहीं होता। सीधी सी बात। तो स्टूडेंट्स का एग्रेशन ठीक नहीं है कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स को क्या गाइडेंस देंगे, क्या मोटिवेशन देंगे? लोकसभा चुनाव आ रहे हैं हाल फिलहाल में, किस तरीके से उन्हें चुनाव में बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभानी चाहिए या हिस्सेदारी निभानी चाहिए, उसको लेकर क्या सोच है आपकी भी, और आप स्टूडेंट्स को क्या राय देते हैं?
हम सबसे पहला तो आज यूथ जो चुनाव डालने के लिए एलिजिबल हो चुका है, उसको सबसे पहला काम यही करना चाहिए, उसको वोट कास्ट करना चाहिए। सबसे पहला मेरा राइट है कि मैं अपने वोट का सदुपयोग करूं और वोट कास्ट करूं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे स्टूडेंट पाते हैं जो बातें ज़्यादा करेंगे पर वोट नहीं डाल के आएंगे। तो मेरा यही है कि वोट डालें और लोकतंत्र को मजबूत करें, तभी हम कह पाएंगे कि हमने जिसको चुना है वो सही चुना है। अदरवाइज तो फिर आप वोट नहीं भी डालें तो भी आपका वो कैंडिडेट तो आपका जीत के आता ही है, जो भी आता है। दूसरा आता है कि मैं एज ए टीचर या मेरा स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट इस विश्वविद्यालय या उससे बाहर लोकसभा चुनाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्टिंग हो या इसको लेकर क्या क्या कर सकता है। तो हम लोग नॉर्मली जब हमारे माननीय जो कुलपति हैं प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी, इनके माध्यम से कई बार ये मुहिम अभी जो चलाई भी जाएगी, जैसे हमारे ड्रामा विभाग है, इनके थ्रू हम लोग नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हैं और कई जो NSS के जो NCC स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये सोसाइटीज़ में जा जाकर प्रेरित करते हैं। तो इन 2-3 माध्यम से हम लोग आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हैं और बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। आप लोकसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ बताएंगे कि हाँ मुझे ये पार्टी पसंद है या हम इन्हीं वोट देना चाहते हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। तो जय श्री राम वाले हैं हम तो सर अब आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि हाल फिलहाल में कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है, चेहरे हैं नहीं कांग्रेस के पास, बड़े दिग्गज थे कांग्रेस के, वो पार्टी उन्होंने छोड़ते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, इसको लेकर क्या कहना? सबसे बड़ी बात तो आपने सवाल में ही अपना उत्तर दे दिया कि आप खुद कह रहे हैं कि लिस्ट आई है और लिस्ट में वो नाम नहीं है जिनको चुनाव लड़ना चाहिए था। तो इनके पास जब लोग ही नहीं है तो चुनाव लड़ेंगे किसके सहारे? और जो स्टेज पर खड़ा होके कह रहा है कि ये फलाना गवर्नमेंट ये कर रही है, वो गलत कर रहे हैं, वो CA गलत कर रहे हैं, वो मंदिर गलत बना रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्टेज पे खड़े होके बोल रहे हो तो आप आओ और चुनाव लड़ो। आप ये स्टेटमेंट मत दो कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे वो गहलोत हो, चाहे पायलट हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे ये क्या नाम है इनका सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी तो वैसे उतर ही चुके हैं। भविष्य क्या देखते हैं कांग्रेस का राजस्थान में, क्या भविष्य होने वाला है? देखिए बात पार्टी की नहीं है, बात है इनके मंथन की। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी का नेतृत्व कमजोर है और अगर नेतृत्व कमजोर हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं खलबली मचती है। पार्टी कभी भी खराब नहीं होती है, ना बीजेपी खराब है ना कांग्रेस खराब। पार्टी के अंदर काम करने वाले कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत बनाते हैं। कार्यकर्ताओं का अगर आप ध्यान रखते हैं, कार्यकर्ताओं को अगर आप सही दिशा में लेके जा रहे हैं, अब सही दिशा में कौन लेके जाएगा कार्यकर्ताओं को? जिस भीड़ का लीडर अगर स्ट्रांग है और एक मिशन और विजन के साथ चल रहा है तो उसके कार्यकर्ताओं में भी कॉन्फिडेंस आता है और यही एक डिफरेंस है दो पार्टीज के बीच में। आपकी क्वेश्चन पूछूंगी सर, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि नेतृत्व का जो सशक्त होना बहुत जरूरी है, दैट मीन्स कि गैप तो है पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच। बिल्कुल, ये मैं ही नहीं मानता, ये प्रत्येक भारत का नागरिक मानता है। चाहे वो कांग्रेस में खड़ा है, वो भी उसके मन से आप पूछिए कि क्या आप वाकई में ये फील करते हैं कि आज की तारीख में मानते हैं आदमी बुरा भला हो सकता है। पार्टी का, मैंने कहा ना, पार्टी खराब नहीं है। आप का अध्यक्ष अगर ये कह रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो इससे आप समझ जाइए कि पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर संजय ने तो बता दिया है कि पार्टी को सशक्त होने की बहुत जरूरत है। जो कम्युनिकेशन गैप है, जो बैरियर्स हैं, कांग्रेस पार्टी आला कमान नेतृत्व के बीच, वो बहुत जरूरी है क्लियर करना कार्यकर्ताओं के बीच। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही।